यहाँ हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली यही हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदला ही इसीलिए जा रहा है कि एक सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन जो हैं उनको वो सूट नहीं कर रहा है। और क्यों सूट नहीं कर रहा है उसकी वजह आप जानते हैं। क्योंकि एक दफा जब ये शुरू हो जाए और सामने से कोई रेजिस्टेंस ना हो तो फिर कोई उसका कोई एंड नहीं होता, कोई उसकी हद नहीं होती। तो प्रॉब्ली यही वजह है कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट को एक मजाक समझ रहे हैं और अपनी मर्जी से उसको जो चाहे कर रहे हैं, तो वो उनकी भी मालूम नहीं हद कौन कहाँ जाके रुकेंगे। वो जो जो चीजें हमने सुनी थी नहीं हो सकती, वो हर चीज यहाँ होती हुई देख ली अपनी आंखों से। कि जिसकी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है इस वक्त आवाज ना उठा के, तो वो एक तरह से ज्यादती कर रहा है। और आप मुझे बता दीजिए कि जो अदालतों का हाल इस वक्त हुआ हुआ है, जैसे जंगल का लॉ होता है ना, मतलब जंगल में भी पता नहीं लॉ होता है, नहीं क्यों लोग उसको मिसाल के तौर पे यूज करते हैं। बट बिल्कुल जंगल का कानून हो जाएगा, यहाँ पे हो गया है ऑलरेडी। होता है कि जिसके पास ताकत होगी वो आएगा, आप ना आपसे कोई पूछेगा कि आपके पास कोई टाइटल है किसी गाड़ी का, किसी घर का, किसी जमीन का, बस वो आके बैठ जाएगा, अब आप शक्ल देखते रहे उसकी। और बहुत शदीद शदीद जरूरत है यहाँ पे नेशन बिल्डिंग की। अंदर से कन्विक्शन है कि ये जो कुछ भी हुआ है और जो हो रहा है आजकल, ये मतलब दिस इज माय गट फीलिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग, कि ये खत्म हो जाएगा और बहुत जल्दी थिंग्स विल बी नॉर्मल इंशाल्लाह। और बहुत सारी चीजें जो हैं वो अंडू होंगी। वेलकम जी, सियासत और बीके से मैं हूं कार बगाउट। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड जस्टिस नदीम अख्तर। जैसा बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एक खत गया जी सर बहुत बहुत सुप्रीम कोर्ट शुक्रिया। ऑफ पाकिस्तान के पास। फुल बेंच बनाने की इस्तदा की गई। खत 27वीं यानी तरमीम के जुमन में लिखा गया, आपने इंडोज किया। अ, जी। सबसे पहले बता सकते हैं इंडोज क्यों किया? क्या पॉइंट्स थे आपके जहन में? मेन वजह यही थी कि जो कि बहुत अरसे से बड़ी तकलीफ में है हम लोग सब, क्योंकि जो हालात हैं स्पेशली हमारे इंस्टीट्यूशन जुडिशरी के, तो हम लोग और तो कुछ नहीं कर सकते। तो जो उसमें बेसिकली लिखा हुआ था मैं उससे क्योंकि इत्तेफाक करता हूँ हर चीज पे, ये वजह थी उसको इंडोर्स करने की। क्योंकि इंडिविजुअली तो मेरा नहीं ख्याल है कि हर वकील या हर सिटिंग जज या रिटायर्ड जज जो हों वो इस चीज के ऊपर कोई बात कर सकते हों। तो कलेक्टिवली एक थोड़ी सी कोशिश है सबकी। अब देखिए उसका नतीजा क्या निकलता है। सर 26वीं यानी तरमीम अदालतों में सुनी जा रही थी, 27वीं हो गई। और 27वीं के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक कोर्ट बना दी गई है, आईनी अदालत। अब इस दफा तो आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सलाह रखी है, खत लिखा। इसके बाद गालबन आपको अगर आइंदा इस तरह की नौबत आती है तो खत आईनी अदालत में जाएगा। ठीक है। जी। इसके ऊपर जजेस क्यों खामोश हैं सर? जजेस की तरफ से कोई, हमने माजी में देखा कि इस तरह की जब भी कोई चीज हुई जजेस, हाजिर सर्विस जजेस खड़े हुए। इस दफा हाजिर सर्विस जजेस की तरफ से कोई खास रिएक्शन नजर नहीं आ रहा। हाजिर सर्विस जो जजेस हैं, सर्विंग जजेस, बेसिकली सिवाय इसके कि वो अंडर प्रेशर हैं, दो तीन कैटेगरीज होती हैं जजेस की। एक तो वो होते हैं जो कि हर हाल में, हर किस्म के हालात में, चाहे कितनी भी ज्यादती हो, वो आवाज उठाते हैं। जैसे कि कुछ लोग हैं जो आप देख रहे हैं, चाहे वो हाई कोर्ट्स में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो। एक कैटेगरी जजेस की वो होती है जो महसूस करते हैं, चाहते भी हैं कुछ कहना, लेकिन किसी मसलियत से या खौफ कह लें आप, या जो भी रीजन हो, या अपना नाम नहीं साम एक्सपोज नहीं करना चाहते अपने आप को, उस वजह से नहीं आवाज उठाते हैं। और तीसरी कैटेगरी वो है जो शायद बेनिफिशरीज हैं, या जिनको फायदा पहुंच रहा है, या जो इंस्टीट्यूशन का नहीं अपना जाती फायदा सोच रहे हैं, तो वो तीसरी कैटेगरी है। बेसिकली ये मैं समझता हूँ। नहीं तो मेरा तो ये ख्याल था कि जो इतने बुरे हालात आजकल हैं, जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट, पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट के साथ जिस तरह किया गया है और किया जा रहा है, और अभी आइंदा पता नहीं क्या क्या होगा। क्योंकि एक दफा जब ये शुरू हो जाए और सामने से कोई रेजिस्टेंस ना हो, तो फिर कोई उसका कोई एंड नहीं होता, कोई उसकी हद नहीं होती। और अगर सामने से रेजिस्टेंस हो रही हो किसी भी चीज में, तो फिर जो एग्रेसर है, जो जो भी ज्यादती करने वाला है, वो रेजिस्टेंस की वजह से रुक जाता है।
تو یہاں پہ انفارچونیٹلی کیونکہ ریزسٹنس نہیں ہے اتنی زیادہ جیسے کہ آپ خود فرما رہے ہیں، تو پرابلی یہی وجہ ہے کہ جو لوگ سپریم کورٹ کو ایک مذاق سمجھ رہے ہیں اور اپنی مرضی سے اس کو جو چاہیں کر رہے ہیں، تو وہ ان کی بھی معلوم نہیں حد کون کہاں جا کے رکیں گے وہ۔ سر 26ویں اور پھر 27ویں، ان دو ترامیم سے پہلے عدلیہ کی حیثیت کیا تھی اور آج عدلیہ کی حیثیت کیا ہے؟ پہلے جو عدلیہ تھی وہ اسے آپ ایک انڈیپینڈنٹ امپارشل اور ایک صحیح عدلیہ کہہ سکتے تھے۔ وہ ایک ایسی عدلیہ تھی جہاں پہ کہ کوئی بھی ایک عام سائل لٹیگنٹ جو ہوتا ہے وہ ہو، یا گورنمنٹ کے خلاف کوئی میٹر ہو، یا گورنمنٹ خود گئی ہوئی ہو کورٹ میں، تو جو بھی جاتا تھا کورٹ، وہ چاہے جانے والا ہو یا ڈیفینڈ کرنے والا ہو، اس کو امید ہوتی تھی کہ مجھے انصاف ملے گا۔ اور اب میرا نہیں خیال ہے، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے جو آپ کے سامنے حالات ہیں اور جس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں، تو اس میں جو جو انصاف کے تقاضے تھے، میں سب سے ایک بات اب کچھ عرصے سے کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی شیئر کروں کہ جس دن سے وکالت لا LLB وغیرہ پڑھنا شروع کیا، اس دن سے لے کے اور آج تک ہم لوگ ہمیشہ ہی اسٹوڈنٹ رہتے ہیں، ہمیشہ ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو جو کچھ ہم نے پڑھا تھا اپنی کتابوں میں اور اپنے اساتذہ وغیرہ سے کہ جی لا میں یہ چیز نہیں ہو سکتی، جو جو چیزیں ہم نے سنی تھی نہیں ہو سکتی، وہ ہر چیز یہاں ہوتی ہوئی دیکھ لی اپنی آنکھوں سے۔ تو اس سے زیادہ اور میں کیا کہوں آپ سے؟ انفارچونیٹلی جو بھی کچھ ہو رہا ہے، یہ نہیں سوچ رہے لوگ کہ ایک انسٹیٹیوشن تو تباہ ہو ہی رہا ہے، لیکن آنے والی جو جنریشنز ہیں، جو وکلا کی، لائرز کی، جو کہ آپ کا فیوچر ہے کنٹری کا، جو انسٹیٹیوشن کا فیوچر ہے، جو آنے والے ججز ہیں وہ بھی انسٹیٹیوشن کا فیوچر ہیں، وہ کیا ان کے سامنے آپ کیا مثال رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے بھی اپنے جو سینئر ججز اور وکلا تھے ان کو دیکھ کے ہی سیکھا۔ مجھے یہ سکھایا گیا تھا، میرے والد بھی الحمدللہ بہت سینئر اور ایک سکسیسفل وکیل تھے، انہوں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ کبھی بھی مجھے آئیڈیلائز مت کرو اس لیے کہ میں تمہارا باپ ہوں یا استاد ہوں، تمہیں جس کامیاب یا اچھے جج اور وکیل میں جو چیز اچھی نظر آئے اس کو پک کرنے کی کوشش کیا کرو، تو تمہاری اپنی ایک وہ بنے گی، کسی ایک کو آئیڈیلائز کبھی مت کرنا۔ تو یہ میں آپ کو مثال اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جو لوگ اس وقت جو لا میں نئے آئے ہیں یا جن کا ارادہ ہے لا کرنے کا، یا جو ججز بننے میں انٹرسٹڈ، دیکھیے انٹرسٹڈ کوئی نہیں ہوتا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جج بننے میں، انٹرسٹ ان کی پھر وجہ کچھ اور ہوتی ہے۔ اچھے خاصے ایک کامیاب وکیل کو آفر کیا جاتا ہے کہ آپ کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ آ کے بینچ پہ ہمارے ساتھ کام کریں اور سرو کریں انسٹیٹیوشن کو۔ تو وہ لوگ اب ان کو جب آفر کی جائے گی تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بھی ایسا انسان جو کہ جس کی اچھی ویلیوز ہوں اور خاندانی آدمی ہو اور جس کی اچھی وکالت چل رہی ہو، بہت لوگ ہیں، میں درجنوں آپ کو مثالیں بتا سکتا ہوں پاسٹ کی بھی، اور جو موجودہ لوگ ہیں سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹس میں جن کی بڑی لوکریٹو پریکٹس تھی، اور وہ اپنی لوکریٹو پریکٹس چھوڑ کے صرف اور صرف اس نیت سے گئے تھے کہ ہم انسٹیٹیوشن کو سرو کرنا چاہتے ہیں، جو بھی ہم نے 30-40 سال یہاں سے، ہم جو ہیں آج انسٹیٹیوشن کی وجہ سے ہیں، اور اب ناؤ اٹ از ٹائم ٹو پے بیک۔ مطلب اس نیت اور ارادے سے جو لوگ گئے تھے وہ انہوں نے ہی ایکچولی سرو کیا ہے۔ جو دوسرے مقاصد سے گئے تھے وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے پھر مقاصد اور نتائج کچھ اور ہوتے ہیں۔ سر آپ جج تو رہ چکے ہیں، بیسکلی آپ بہتر بتا سکتے ہیں یہ دوسرے مقاصد کون سے ہوتے ہیں؟ ایک تو چلے انسٹیٹیوشن کو سرو کرنا ہو گیا، دوسرے مقاصد کون سے؟ دیکھیے، جب کوئی، پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جج بننے کی اگر خواہش کسی میں ہو تو وہ ایک ڈسکوالیفیکیشن سمجھی جاتی ہے ہماری۔ اور آج کل حالات یہ ہیں کہ باقاعدہ لابنگ ہوتی ہے اور سورس لگایا جاتا ہے، باقاعدہ کوشش کی جاتی ہے کہ مجھے جج بنا دو، مجھے اگر ہائی کورٹ میں ہے تو وہ بھی ان کے لیے کافی نہیں ہے، مجھے سپریم کورٹ پہنچا دو، اگر یہاں ہے تو چیف جسٹس بنا دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ تو یہ ساری خواہشات جو ہیں دیز آر آل ڈسکوالیفیکیشنس۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جو میری سوچ ہے، میں نے کئی اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے شیئر کیا، آپ سے بھی کہوں کہ دیکھیے، جب تک کسی نے ایک جج کا حلف نہیں لیا ہوتا
तो उसके ऊपर जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है वो लागू नहीं होता। ठीक है। वो सिर्फ लागू जब होता है जब आप एक दफा जज का ओथ ले लें। अच्छा, अब एक वकील जो होता है उसके ऊपर वो कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है जो जजेस का है, लेकिन अगर उसको ख्वाहिश है कि मुझे जज बना दिया जाए तो वो भी एक डिस्क्वालिफिकेशन, कि आप क्यों जज बनना चाह रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं वहां जाके। अनलेस के, देखिए ना, जिसको ख्वाहिश होगी इंस्टीट्यूशन को सर्व करने की या उसको पे बैक करने की, वो मांग के नहीं करता, उसको बुलाया जाता है, ऐसे लोग बुलाए जाते हैं। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो इस किस्म के जो लोग होते हैं वो अनफॉर्चुनेटली अब जरा कम हो गए। और एक दफा जब आप जज बन जाएं और उसके बाद अगर आपकी नजरें ऊपर लगी रहें कि मुझे कब जो है मेरी सीनियरिटी होगी, कब मैं चीफ जस्टिस बनूंगा, कब मुझे सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा, कब मुझे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, तो वो मैं समझता हूँ कि एक उस डिस्क्वालिफिकेशन से ज्यादा बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन है। क्योंकि आप वहां ऊपर जाने के लिए नहीं गए हैं, आपका मकसद ये है, आपने एक ओथ ली है कि आपके सामने जो मुकदमा आएगा आप उसका फैसला करेंगे विदाउट फियर एंड फेवर एंड अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आपका ये काम नहीं कि वहां बैठ के आप ऊपर देखते रहें कि मुझे ऊपर कब जाना है। ये काम जजेस का नहीं होता है, क्योंकि ये नौकरी नहीं है, मैं समझता हूँ ये एक इबादत है। और इबादत में इंसान जो जो नेक नियति के साथ अल्लाह ताला से सच्ची लगन के साथ इबादत करता है, उसको यकीनन ख्वाहिश यही होती है कि मेरी मगफिरत हो, मेरी मेरे रुतबात बढ़े। लेकिन वो कोशिश भी इसी नियत से कर रहा होता है, लेकिन वो रोज हिसाब नहीं लगा रहा होता है कि आज मेरा रुतबा कितना बढ़ा या आज मुझसे अल्लाह कितना खुश हुआ। वो अल्लाह की रजा के लिए कर रहा होता है, ये बगैर सोचे समझे कि मुझे इसका मतलब कितना मिलेगा। तो ये चीज जो है अनफॉर्चुनेटली वो वैल्यूज बदल गई हैं। देखिए, मैं एक और बात आपसे बताऊं कि सिर्फ एलएलबी करके या काला कोट पहन के वकील नहीं बनते। वकील बनने के लिए एक पूरा माइंडसेट चाहिए होता है। वो माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट ये होता है कि जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास कभी भी कोई हंसी खुशी नहीं आता, हमेशा तकलीफ में लोग आते हैं। इसी तरह वकील के पास जब कोई जाता है तो कोई हंसी खुशी नहीं, हमेशा लोग परेशानी में तकलीफ में जाते हैं। तो एक वकील का माइंडसेट ये होता है कि जी मेरे पास जो आया है, मेरी पूरी कोशिश टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी, जो भी मेरी लिमिटेड नॉलेज, काबिलियत, वट जो है, उसके मुताबिक मैं इसको इस मुसीबत से निजात दिलाऊं। वो उसकी पहले मिनट से लेके और जब तक वो केस खत्म नहीं हो उसकी कोशिश वही होती है। ठीक है। अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये जो वकालत वाला जो शोबा है, ये कमर्शलाइज हो गया है। अब लोग पैसा देखते हैं कि कौन कितना बड़ा क्लाइंट है, लोग ऑफिस भी उसी हिसाब से बनाते हैं ताकि क्लाइंट्स अट्रैक्ट हों, ये हो वो। इसी तरह मैं समझता हूँ कि जजेस जो हैं, जज जो होता है वो ये नहीं कि आपने हलफ ले लिया तो आप जज बन गए। हलफ लेना तो एक फॉर्मेलिटी है, जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन में है यकीनन, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है। जो असल जज का माइंडसेट होता है वो क्या है? वो ये है कि भाई मैं एक अल्लाह ताला, देखिए इंसाफ करना जो है वो अल्लाह ताला की जात के अलावा कोई इंसाफ नहीं कर सकता। हमारी औकात नहीं है, कितने काबिल जज क्यों ना हो वो इंसाफ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने अदालतें, ये जजेस और वकला और ये सब किताबें वगैरह, ये सब वसीले बनाए। हम एक तरह से अल्लाह ताला के, इंसाफ अल्लाह का होता है, हमारे दिल और दिमाग में अल्लाह ताला वो चीज़ डालता है, अल्लाह की तरफ से हम इंसाफ करते हैं, अपने दस्तखत हमारे होते हैं, ये सिर्फ फर्क है। तो वो माइंडसेट जो है बेसिकली वो ये है कि भाई मैं अल्लाह ताला की तरफ से यहाँ पे इंसाफ करने बैठा हूँ। इंसाफ मैं नहीं कर रहा, अल्लाह की जात कर रही है। और मेरा मेरा काम सिर्फ इतना है कि जो लोग मेरे सामने अपना मसला लेके आए हैं मैं उनको सुनूं, पेशेंटली सुनूं, अच्छी तरह सुनूं, ताकि और वो किसी खौफ या दबाव में ना हो, वो खुल के मुझसे अपना मसला बयान करें। और मैं अपनी सारा जो भी मेरा इल्म है, जो भी मेरी कोशिश है, उसके मुताबिक उसका सही फैसला करूं। ठीक ठीक ये ठीक मेरा काम। ठीक। तो ये माइंडसेट जो है, इसमें दूसरी मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं आती हैं। अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। नदीम साहब, हमने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब से कुछ अर्सा पहले गुफ्तगू की। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ सिविल लोग आए थे, मुझे उन्होंने कहा हाँ। कि हम जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं उन्हें छुट्टियों पर घर भेज देते हैं, आपका नोटिफिकेशन आज ही कर देते हैं एज चीफ जस्टिस। आप जाकर अपनी जिम्मेदारियां संभालें, आप चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बने, और आपको बस हमारे थोड़े बहुत छोटे मोटे फैसले होते हैं वो करने पड़ेंगे।
غلط کام نہیں آپ سے ہم کروائیں گے، پر کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ فیورز ہوتی ہیں ملک کی وسیع تر مفادات میں، وہ آپ کو ہمیں دینی ہوں گی۔ شوکت صدیقی صاحب کہتے ہیں جی میں نے نو کیا اور اس کے بعد مجھے اس کی قیمت چکانا پڑی۔ مشیر عالم صاحب کا کل انٹرویو کیا، اسی خط کو انہوں نے بھی انڈورس کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جب بھی کوئی انسان آتا تھا، بے شک وہ فیور مانگ رہا ہے اور وہ فیور اس کو بنتی ہے، وہ حق پر ہے، مگر میں اس کو نو کر دیتا تھا اور میں اس کیس کو ہی چھوڑ دیتا تھا کہ کہیں اس کے دماغ میں یہ گمان نہ پیدا ہو جائے کہ مجھے فیور ملی ہے۔ کہہ رہے تھے میں اس کیس کو ہی نہیں سنتا تھا۔ آپ جی نے عبادت کا ذکر کیا سر، واقعتاً عبادت ہے، بہت بڑا رتبہ ہے، خدا کا نائب ہوتا ہے جج، مگر آج جو عدالتوں میں ہو رہا ہے، اسپیشلی اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں، پھر سپریم کورٹ میں، وہ 5 ججز تھے جن کے کیمرے لگے گئے، جن کے گھر والوں کو اٹھایا گیا، جنہیں تکلیف پہنچائی گئی، پریشر دیا گیا، وہ تو سائڈ پہ ہو گئے۔ باقی باقی بھی تو انسان ہیں، باقی بھی تو ججز ہیں سر، وہ سارے، یہ اگر عبادت ہے تو پھر وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ کو میں چھوٹی سی مثال بتاؤں کہ عبادت جو ہوتی ہے نا، کوئی بھی عبادت ہو، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، قرآن پاک آپ پڑھ رہے ہو یا ذکر کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کا، یہ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ یوں سمجھیں کہ آپ ایک ہاٹ لائن پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کوئی بھی عبادت ہو، آپ غور کیجئے، ہر عبادت کی شروعات جو ہے وہ نیت سے ہوتی ہے۔ ہوں۔ اگر آپ کی نیت ہے تو عبادت قبول ہوگی۔ اگر آپ کسی اور چیز سے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا روزہ رکھ رہے ہیں، یا زکوٰۃ دے رہے ہیں تصویریں کھنچوانے کے لیے، یا اور، تو مطلب یہ تو خیر اللہ اور بندے کے درمیان ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ کا جو سوال ہے کہ باقی ججز کیا کر رہے ہیں، اگر کچھ ججز عبادت کر رہے ہیں، تو میں وہی عرض کروں گا آپ سے کہ یہ رشتہ جو ہے ایک جج کا اور اللہ تعالیٰ کا، یہ اس کا فیصلہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ تو پھر سر جو یہ آج ضرور آج ہے۔ عدلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے، آج جو عدلیہ کی حیثیت کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے، اس کے ذمہ دار چلے ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ہو گئی، وہ لوگ جنہوں نے ساتھ دیا، ووٹ دیا اور آئینی ترمیم بھی کر دی، وہ بھی ہو گئے، وہ ججز بھی تو ذمہ دار ہیں سر، جو خاموشی سے اس ساری چیز کو دیکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہم پہ پریشر ہے، ہم بول نہیں سکتے۔ جی ہاں، ایک حد تک ہے ان کی ذمہ داری، اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، ججز کا جو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں جتنی بھی پوزیشنز ہیں، چاہے وہ پریزیڈنٹ کی ہو، پرائم منسٹر کی ہو، گورنرز ہوں، چیف منسٹرز ہیں، اور آپ کا چیف الیکشن کمشنر ہے، چیف جسٹسز ہیں سارے ہائی کورٹس کے، سپریم کورٹ، فیڈرل شریعت کورٹ، پھر ججز ہیں سارے سپیریئر کورٹس کے، اسی طرح اور بہت سارے پوسٹس ہیں، یہ ساری کانسٹیٹیوشنل پوسٹس ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کی بھی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، وہ اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہے اس وقت آواز نہ اٹھا کے، تو وہ ایک طرح سے زیادتی کر رہا ہے، اور اس کا یقیناً اس جو بھی خرابی ہو رہی ہے اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو سو موٹو کا اختیار، پھر اس کے بعد ٹرانسفر کا معاملہ اور آئینی عدالت، یہ ساری چیزیں بنانے کے بعد اب سپیریئر کون ہے، یا پھر عدالتوں میں کس کی چلے گی؟ پارلیمنٹ کی، عدالت کی، عدالت کے ججز دیکھیے، کی، میں یا پھر آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی؟ آپ آپ کے سوال ابھی باقی ہوں گے، کافی سارے ہو سکتا ہے، میں اس سے پہلے آپ کو ذرا ایک تھوڑا سا، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور جی جی اجازت آپ پلیز۔ دیں، تو میں آپ کو چند چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی قانون بنتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا قانون ہو، سول ہو، کرمنل ہو، کچھ بھی ہو، اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ ایک بیلنس ہوتا ہے ہر قانون میں، ہر قسم کا بیلنس۔ یہ تو میں آپ سے عام قوانین کی بات کر رہا ہوں۔ اب آپ سمجھیں کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سپریم لا آف دا لینڈ ہوتا ہے، تو کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا پھر آپ اندازہ لگا۔ کانسٹیٹیوشن کا یہ ہوتا ہے، آپ کسی بھی ملک کا کانسٹیٹیوشن اٹھا کے دیکھ لیجئے، چاہے وہاں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہو یا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہو، کانسٹیٹیوشن کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس ملک کے لیے اور ملک کے لوگوں کے لیے بنایا جاتا ہے۔ مطلب کہ ملک اور ملک کے لوگوں کے فائدے کے لیے، ان کے بینیفٹ کے لیے بنایا جاتا ہے۔ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کانسٹیٹیوشن کے، لوگ اور ادارے بھی اسی میں آ جاتے ہیں، ان کو، کیونکہ ادارے لوگوں سے ہی بنتے ہیں، کوئی ظاہر بلڈنگ کو تو آپ ادارہ نہیں کہتے، تو جو
लोग और इदारे हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए, जो कि सारी दुनिया में होता है। हमारे यहाँ उल्टा रिवाज है। हमारे यहाँ क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जिसका जो भी हिस्सा अगर किसी को सूट नहीं कर रहा है और वो कमांडिंग पोजीशन में है, चाहे वो कहीं भी बैठा हुआ हो, वो अपनी मर्जी से उसको तोड़ मरोड़ के चेंज करने की कोशिश करता है। ये दुनिया में कहीं नहीं होता है कि आप किसी इंडिविजुअल के लिए या किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्संस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जैसे एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट को, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड को जो है आप चेंज करें। ये एक छोटी सी मिसाल आपको दूं कि अब मिसाल के तौर पे एक कानून है कि भाई आपके घर के सामने जो सड़क है वो एक तरफ से दूसरी तरफ जो है वन वे है। अब आपको एक दिन आपने कहा कि नहीं जी मुझे तो ये सूट नहीं करता, आपने जाके कोई सोर्स लगाया, कोई ये कराया वो कराया, कानून बदलवा के उसको दूसरी तरफ करा दिया आपने वन वे। ये इस तरह से नहीं चलती हैं चीजें। यहाँ हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली यही हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदला ही इसीलिए जा रहा है कि एक सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन जो हैं उनको वो सूट नहीं कर रहा है। और क्यों सूट नहीं कर रहा है उसकी वजह आप जानते हैं। मतलब किसी को जनाब अपनी रिटायरमेंट एज कम लगती है, किसी को कुछ बेनिफिट्स चाहिए, किसी को ज्यादा इख्तियारात चाहिए। ये इस तरह से नहीं होता है। एक किताब में लिखा हुआ है और वो किताब आम किताब नहीं है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। आपके पूरे आपके यानी एक आम सिटीजन से लेके और एक सबसे बड़ा जो यानी जो अगर आप उस तरह से मर्तबे के हिसाब से अगर आप देखें तो नंबर वन पे प्रेसिडेंट आता है। तो यानी एक आम आदमी से लेके एक नंगे भूखे आदमी से लेके और प्रेसिडेंट तक हर एक का फर्ज है उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना। ना कि ये कि उसको उसके उसमें अपनी मर्जी की चीजें ढूंढना। और इससे पहले मैं आपको एक और चीज जरा बताना चाहता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तो उसके मकासद बताए जाते हैं पहले कि ये लॉ क्यों बनाया जा रहा है, इसकी जरूरत क्यों पेश आई। उसे हमारे जो लीगल टर्मिनोलॉजी है उसे प्रीएम्बल कहते हैं। अच्छा, अब हमारे लॉ में ये चीज एक बिल्कुल वेल सेटल्ड है कि ये मैं नहीं कह रहा, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इस पे सैकड़ों जजमेंट्स और वो हैं, बिल्कुल इसीलिए मैंने सेटल लॉ का लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये सेटल लॉ है बिल्कुल। ये प्रीएम्बल जो है वो अगर आप किसी कानून को ना भी पढ़ें, उसकी कोई सेक्शंस कोई शिकें कोई बारीकियां ना भी पढ़ें, अगर आप उसका सिर्फ प्रीएम्बल पढ़ लें चंद लाइनों का, तो आपको पूरे कानून की पिक्चर मिल जाएगी कि क्यों बना, क्या हालात थे, क्यों क्या वजह पेश आई इसको बनाने की। मैं आपके सामने हमारा जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रियम्बल जरा लंबा है, तकरीबन 2 पेजेस का है। मैं सिर्फ उसकी चंद, जी अगर प्लीज। आप इजाजत दें जी तो जी वो प्लीज। पढ़ूंगा। क्योंकि वो आपको बताने का मकसद ये है और सुनने वालों को कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था 1973 में, तो जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो उस वक्त बनाने वाले थे, या जो मकसद था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या था। अब ठीक। जो जो चीज मैं आपको बताऊंगा आप उसको सुनते जाइए और आजकल के जो अमेंडमेंट्स हैं उनके साथ उसको कंपेयर करते जाइए कि क्या ये अमेंडमेंट जो है, क्योंकि मैं ये भी बता दूं आपको कि अगर कोई कोई ऐसी अमेंडमेंट या कोई ऐसी चेंज किसी कानून में लाई जाए जो कि कन्फ्लिक्टिंग हो प्रियम्बल से, तो वो भी एक तरह से जरा क्वेश्चनेबल हो जाती है, क्योंकि आपका जो मकसद था, आपने प्रियम्बल तो चेंज नहीं किया, प्रियम्बल तो वही है। प्रियम्बल में कुछ और मकसद लिखा हुआ है और आप कर कुछ और रहे हैं, तो वो कन्फ्लिक्ट जो है इट इज नॉट परमिसिबल अंडर द लॉ। तो ये मैं आपको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के सिर्फ चंद प्लीज। पोर्शंस बता रहा हूँ। इसमें माइनॉरिटीज का और दूसरे जो टेरिटरीज हैं उनका भी जिक्र है, वो हमारे डिस्कशन से क्योंकि रेलेवेंट नहीं है तो मैं वो नहीं पढ़ूंगा। प्रियम्बल स्टार्ट होता है जनाब, वेयर एज सॉवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him, यानी अल्लाह ताला, is a sacred trust। इसका पहला जुमला दोबारा पढ़ूंगा, whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone। जो आजकल अक्सर डिबेट में आप सुन रहे होंगे कि कोई कह रहा है कि जी शिर्क है, कोई कह रहा है कुछ है, तो ये आपका प्रियम्बल कहता है। ठीक है। दूसरा, and whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order, यानी कि एक ऑर्डर होना चाहिए पूरे मुल्क में, एक इस्तेकाम होना चाहिए। Wherein the state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people।
यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी पढ़ा है। वेयर एंड द स्टेट, स्टेट कौन है? स्टेट की डेफिनेशन मैं आपको अभी बताता हूँ। स्टेट shall exercise power, exercise its powers and authority, not only powers, also authority, through the chosen representatives of Pakistan, chosen representative of the people। मतलब क्या हुआ कि आपका जो पार्लियामेंट है, देखिए पार्लियामेंट जो है ना, वो कलेक्टिवली कहलाता है प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउसेस। लोअर हाउस आपका नेशनल असेंबली है और अपर हाउस आपका सेनेट है। तो दोनों हाउसेस प्लस द प्रेसिडेंट मिल के पार्लियामेंट कहलाता है। पार्लियामेंट नेशनल असेंबली अकेला नहीं है, पार्लियामेंट सेनेट अकेला नहीं है, पार्लियामेंट ये दोनों साथ भी नहीं है, बल्कि प्रेसिडेंट को मिला के तीनों को कहा जाता है पार्लियामेंट। ठीक। और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इसीलिए होता है कि किसी एक हाउस से ओरिजिनेट होता है, दूसरा हाउस उसको अप्रूव करता है, फिर फाइनल असेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है, तभी पार्लियामेंट का वो एक्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये मैं आपसे बता रहा था कि जो चोजन रिप्रेजेंटेटिव है ये बड़ी इंटरेस्टिंग और आजकल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वक्त मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल, हरगिज मेरा मतलब ये नहीं है कि जो आजकल लोग बैठे हुए हैं वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन उनकी जो 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 जिस कैपेसिटी में वो बैठे हुए हैं एज मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली या सेनेट, जो भी उनकी जो इलेक्शन है वो डिस्प्यूटेड है, वो चैलेंज है, और चैलेंज भी किया है सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों पिटिशंस में, और वो केस ना लगता है, ना सुना जाता है, ना कुछ होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अच्छा, आप फर्ज करें कि कोई डिस्प्यूट होता है, आपके और मेरे दरमियान एक डिस्प्यूट है, आप अपनी जगह सही होंगे, मैं अपनी जगह सही होंगे, डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड तो कोर्ट ऑफ लॉ करता है। एग्जैक्टली। तो अब अगर इस वक्त ये डिस्प्यूट है, एक साइड कह रही है कि जी ये जो लोग हैं ये लोग हारे हुए हैं, हम जीते हुए हैं, इनको आप डिक्लेयर करें कि ये इलीगली इन्होंने ओथ लेके जाके असेंबली में बैठ गए। वो लोग कह रहे हैं कि नहीं जी हम जीते हुए हैं, हमारे पास तो ये सारा प्रूफ मौजूद है और ये गलत हमारे ऊपर इल्जाम है। तो इसका फैसला कौन करेगा? अदालत करेगी ना। वो अदालत का फैसला जब तक नहीं होता कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, जब तक आपको ना 26वीं अमेंडमेंट करनी चाहिए थी ना 27वीं करनी चाहिए थी। और उसकी वजह बेसिकली ये है कि अगर किसी की नीयत साफ है और उसका दामन साफ है, तो उसको क्या परेशानी है? वो इंतजार करे कि ऑल राइट ठीक है जी, हमारा इलेक्शन आपने चैलेंज किया हुआ है, आप जरूर जाइए कोर्ट, और कोर्ट के फैसले तक हम इंतजार करते हैं। ठीक। हमारे लॉ में एक लफ्ज है जो नेक नियति का लफ्ज जो है उसको बोनाफिडे कहते हैं, कि अपनी बोनाफिडेस दिखाने के लिए कि ठीक है जी हम इंतजार करते हैं, एक दफा हमारे ऊपर एक 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 क्लियर स्टैंप लग जाए सुप्रीम कोर्ट से या जहां से भी, तो उसके बाद हम अमेंडमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि स्टेट जो है वो अपनी सारी पावर एक्सरसाइज करती है, पावर और अथॉरिटी, थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे यही सवाल है कि क्या लोग जो अमेंडमेंट कर रहे हैं, आर दे द चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल? ये ये उनकी ये अलग लेजिटिमेसी से का एक सवाल तनाजा है, ये अलग से एक तनाजा है, और है। डेफिनेटली जब नहीं, तक यही अदालत इसे तनाजा, क्लियर नहीं देखें करती। ये, दिस इज द, यानी ये दिस इज द रूट कॉज ऑफ द एंटायर डिस्प्यूट। एग्जैक्टली। क्योंकि बात यह है कि अगर तो वो लेजिटिमेट हैं तो वो एक नहीं 100 अमेंडमेंट कर सकते, सर। ऑब्वियसली लिमिट के अंदर अपने जो, एग्जैक्टली। एक मेरी पूरी गुजारिश है। जी जी। और अगर वो लेजिटिमेट नहीं है, अगर ये पार्ले, अच्छा दूसरी बात देखें, प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट करता है? नेशनल असेंबली और सेनेट और प्रोविंशियल असेंबलीज। एग्जैक्टली। अगर एक इलेजिटिमेट मेंबर्स ने एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया तो ही इज ऑल्सो इलेजिटिमेट। जो स्पीकर है नेशनल असेंबली का, ही इज ऑल्सो इलेजिटिमेट। जो चेयरमैन है सेनेट का, ही इज ऑल्सो इलेजिटिमेट। तो जब तक ये सारी चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती, जब तक ये मामला नहीं टेकअप करना चाहिए था अमेंडमेंट्स का। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या, किसी भी लेजिस्लेशन, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन तो एक बहुत ही बड़ी बात है। मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि उस बिल्डिंग के अंदर जाके वहां बैठ के फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर एक मामूली सा भी कोई, चाहे वो टैक्स का इशू हो, चाहे वो क्रिमिनल मैटर हो, कोई भी लॉ, किसी किस्म का भी लेजिस्लेशन जो है, वो करने का राइट उसको है जो कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव हो। सिर्फ ये पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट अब आपको बताता हूं मैं। वेयर एन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, freedom, equality, tolerance, and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed, wherein the Muslim shall be enabled
to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teaching and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah. ये मैं आपको सिर्फ relevant चीजें बता रहा हूँ, दो और रह गई हैं. Wherein shall be guaranteed fundamental rights, including equality of status and of opportunity and before law, social, economic, and political justice, and freedom of thought, expression, belief, faith, worship, and association, subject to law and public morality. Last सुने आप, बहुत important है ये. Wherein the independence of the judiciary shall be fully secured. अब आप मुझे बता दें, ये प्रियम्बल था कॉन्स्टिट्यूशन का. क्या कहता था प्रियम्बल? कि वेयर इन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी शैल बी फुली सिक्योर्ड. कहीं नजर आती है आपको? सर, माजी में हमने देखा आइन को ही फेंक दिया जाता था, कहा जाता था ये एक रद्दी की टोकरी का एक कागज का टुकड़ा ऐसे फेंक दे. अब उसमें तरामीम की जा रही है, और तरामीम भी आपने जिस तरह फरमाया कि वो कंट्रोवर्शियल जो पार्लियामेंट है उसके मेंबरान हैं, वो सारे लोग इसकी तरामीम कर देते हैं. ये तरमीम जो जो चीजें हुई, और फिर अगेन उसमें देखें कि पब्लिक इंटरेस्ट कितना है और बाकी चीजें, हमारे पास वक्त चूंकि कम है. मुझे ये शॉर्टली बता दें, ये आपको संजीदा हरकत लगती है जो की गई है आइन के साथ, जो की गई है तरमीम? मेरे ख्याल से इतनी सारी बातें जो मैंने आपके पिछले सवालात के जवाब में कही हैं, उन सब में इनका जवाब है. ठीक है. ये संजीदा नहीं लगती, मुझे तो नहीं लग रही. आप एक जज हैं, आपने कानून पढ़ा नहीं, और देखिए, कानून के ऊपर बड़ी फैसले किए. सिंपल सी बात है. इस वक्त आप माशाल्लाह जिस जगह बैठे हुए हैं, आप रोज बहुत काबिल लोगों से इंटरव्यूज करते होंगे, बातचीत करते होंगे, एक पढ़े लिखे सर्कल में आप मूव करते हैं. मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ थोड़ा बहुत तजुर्बा है मेरा. आप एक आम आदमी से जाके पूछ लीजिए सड़क के ऊपर, जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने बेचारा ने कभी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी है, जिसके हाथ में कभी कोई किताब भी नहीं आई है, जो कि अंगूठा छाप है, दस्तखत भी नहीं कर सकता. उससे जाके आप पूछ लीजिए कि ये जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं आजकल, उसके बारे में उसकी राय. वो ठीक बता है. देगा आपको. मैं और आप देखिए, सर एक इतराज उठाते बड़ी थे. सिंपल सी बात है. मैंने वकार साहब आपसे शुरू में बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, पूरा मुल्क, उसका हर सिटीजन, उसका हर इदारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए. ठीक. हमारे यहाँ ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक रबर का जैसे कोई वो चीज हो कि अपने हिसाब से मोड़ लिया, कभी उधर मुंह कर दिया, कभी इधर मुंह कर दिया, कभी अपनी तरफ मुंह कर लिया, कभी दूसरे की तरफ मुंह कर दिया. ये चीजें नहीं हो सकती हैं. ये इस तरह अगर होने लगे तो फिर कल को दूसरी कोई लोग आएंगे, उनको कुछ और सूट करेगा. देखिए, हमें देखना ये है, आपको भी ये देखना है, मुझे भी ये देखना है. आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या ये अमेंडमेंट जो हैं, आर दे इन पब्लिक इंटरेस्ट और नॉट. बट उससे पिछला सवाल ये आता है कि जो अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, कि क्या वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या नहीं है. चलिए, अगर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, इवन देन वी हैव टू सी कि क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है. और आप मुझे बता दीजिए कि जो अदालतों का हाल इस वक्त हुआ हुआ है, अगर जो लोगों का जो एतमाद जो जो सारा जो खत्म हो गया अदालतों के ऊपर, तो फिर ये पब्लिक इंटरेस्ट पे तो नहीं हुआ. ये तो मैं एक छोटा सा टुकड़ा आपको बता रहा हूँ. एग्जैक्टली. पता नहीं और क्या क्या उन्होंने अमेंडमेंट्स किए. मैं तो अपना जो फील्ड है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ. तो बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट में तो जब होता है जब आपको नजर आ रहा होता है कि इसमें आम पब्लिक का फायदा है. और आम इसमें पब्लिक के आप एक नुमाइंदे चीज कर रहे मुझे हैं. बता दें, एक चीज आप मुझे बता दें, जितने भी प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं, एक चीज आप बता दें जिससे कि एक आम आदमी का फायदा हो. ठीक है सर, लास्टली बिल्कुल शॉर्ट कमेंट, क्योंकि हमारे पास 3 मिनट रह गए हैं. ये बता दें कि ये जो तरमीम की गई, पहले तो हम ये एतराज उठाते थे ना कि वो करो जो आइन में है. अब आइन में लिख दिया गया ना, चलें ठीक है, कंट्रोवर्शियल तरीके से लिखा गया, जिन लोगों ने लिखा जो भी हुआ, अब आइन में लिख दिया गया. अब हम किस चीज का सहारा लेंगे, किस चीज को बेस बनाकर कहेंगे कि वो करो जो आइन में लिखा है? बस अब तो देखिए ना, एक ऐसी तरफ हम जा रहे हैं जहाँ पे बल्कि जा चुके हैं, जहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब वो वाली सिचुएशन है. अब पहले तो ये होता था कि मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली कि देखिए, मैं आपको बताऊं, कोर्ट्स का जो मामला होता है ना, कोर्ट्स की रिस्पेक्ट, कोर्ट के ऑर्डर की रिस्पेक्ट, और कोर्ट का डर जो होता है, ऑर्डर का डर, ये दे आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर.
आप अपने किसी बुजुर्ग के सामने जब जाके उसके सामने अदब से हाथ बांध के खड़े होते हैं ना, तो वो आप उससे उससे आप डरते भी हैं, इसीलिए आप हाथ बांध के खड़े हुए होते हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि एक आम आदमी को, एक शरीफ आदमी को, चलिए आम को छोड़िए, एक शरीफ आदमी को अगर एक बिल्कुल लोएस्ट, जो सबसे निचली अदालत होती है ना सिविल जज की, मैजिस्ट्रेट सिविल जज की, वहां से एक आम नोटिस आ जाए कि जी आपके खिलाफ ये मुकदमा हुआ है, आप जरा कल सुबह अदालत आ जाइए, उसे रात भर नींद नहीं आती। ये शरीफ आदमी, मतलब ये सिविल जज की और एक सिविल कोर्ट की ये एक एक डिग्निटी और उसका, एग्जैक्टली। उसकी ये वो था। और ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी होगी। हाई कोर्ट को तो आप, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को तो छोड़ दीजिए। अब क्या हो रहा है कि जी जो कोर्ट के ऑर्डर्स जिस तरह से फ्लाउट हुए हैं, जिस तरह से उनको डिसोबे किया गया, जिस तरह से उनका मजाक बनाया गया है, ब्रीच हुआ है उनका, वो आपके सामने है। जब आप, सवाल ये है कि वो आपने लोगों के दिल से वो डर निकाल दिया है कोर्ट का। जब वो डर खत्म हो जाता है तो फिर मुआशरा जो है, जो पब्लिक है, वो बिल्कुल यानी जैसे जंगल का लॉ होता है ना, मतलब जंगल में भी पता नहीं लॉ होता है, यानी क्यों लोग उसको मिसाल के तौर पे यूज करते हैं, बट बिल्कुल जंगल का कानून हो जाएगा, यहाँ पे हो गया है ऑलरेडी। कि मतलब अदालतें ये सब जो हैं, ये लोग किसी अदालत को ना तो सीरियसली लेंगे और ना ही उनके ऑर्डर्स को सीरियसली लेंगे, और क्योंकि जब वो सर जंगल रिस्पेक्ट का और कानून कोर्ट का डर नाफज हो खत्म हो जाए, चुका जब जंगल का कानून नाफज हो जाए उसके बाद क्या होता है फिर मुल्क में, माशरू में, मोअज़्ज़ज़ माशरू में? है। केओस, केओस, केओस होता है। यानी मतलब वही होता है कि जिसके पास ताकत होगी वो आएगा, आप ना आपसे कोई पूछेगा कि आपके पास कोई टाइटल है किसी गाड़ी का, किसी घर का, किसी जमीन का, बस वो आके बैठ जाएगा, अब आप शक्ल देखते रहे उसकी, कुछ नहीं कर सकते आप उसका। जमहूरियत कहीं एग्जिस्ट कर रही है अब? आइन और कानून तो क्या, जमहूरियत? जमहूरियत जो है ना, ये हमारा जमहूरियत क्या होती है, देखिए मैं आपसे बताऊं कि जमहूरियत, डेमोक्रेसी वहां होती है जहां पे कि एक आम आदमी, एक नंगा भूखा आदमी जिसके पैर में चप्पल भी नहीं है, जिसके आगे पीछे दूर दूर तक कोई नहीं, वो जाए और अपनी मर्जी से जाके वोट दे दे, ये है डेमोक्रेसी। जो राइट टू फ्रेंचाइज है, वो जाके अपनी मर्जी से अपने चोजन रिप्रेजेंटेटिव को वोट डाल। हमारे यहाँ पूरे पूरे गांव, पूरे पूरे गोठ, पूरे पूरे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो पहले से बिक जाती हैं। तो डेमोक्रेसी कहाँ है हमारे यहाँ? आई डोंट सी एनी डेमोक्रेसी, ये तो नाम की है, किताबों में है खाली। ठीक है। एज जज सर, एज रिटायर्ड जज, आखिरी आखिरी एक एक जुमले में सम अप करें सर, कैसे आप इस सारे हालात को क्या कहेंगे इनके ऊपर? बहुत अफसोसनाक सिचुएशन है और डिप्रेसिंग। और मुझे, देखिए हम लोग तो अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं। मुझे ज़्यादा फिक्र है जो यंगर जनरेशन है हमारी, और हमारी तकरीबन 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज यूथ। यूथ की ये ऑफिशियल फिगर्स हैं, और यूथ की डेफिनेशन है फ्रॉम 13 to 29। तो आप अंदाजा लगा लें, अगर 25 करोड़ हैं तो 17-18 करोड़ जो हैं वो इस एज ग्रुप के बच्चे हैं। वो बेचारे जब से पैदा हुए हैं वो यही देख रहे हैं कि कभी एक आया, कभी दूसरा आया, इसने उसको अंदर कर दिया, उसने इसको अंदर कर दिया, इसने उस पर इल्जाम लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और अब जो हो रहा है पिछले चंद सालों में, उसमें तो सारी हदें पार हो गई हैं। मुझे सिर्फ अपनी जनरेशन की फिक्र है, नेक्स्ट जनरेशन की, या आने वाली जितनी जनरेशन है उनकी। और बहुत शदीद शदीद जरूरत है यहाँ पे नेशन बिल्डिंग की। हमारे अनफॉर्चुनेटली जितने भी टॉक शोज होते हैं वो बेतुकी किस्म की चीजों के ऊपर, फैशन पे, मेकअप के ऊपर, इसके उसके ऊपर होते हैं। अगर आप देखें, उनको चाहिए कि जो अच्छी वैल्यूज हैं, क्योंकि अच्छी वैल्यूज बाजारों में नहीं मिलती, किताबों में नहीं मिलती, कोई खरीद के एक रात में नहीं वैल्यूज अपने अंदर पैदा कर सकता, घर से आती। और घर में आजकल पेरेंट्स को, वालिदैन को इतनी फुर्सत नहीं है कि अपने बच्चों को बैठ के अच्छी चीजें सिखाएं। जो बच्चे घर में देख रहे हैं बेईमानी, मतलब कि इसको उठा लिया, उसको बंद कर दिया, इसके वोट खरीद लिए, उसको कर दिया, या रिश्वत हो गई, यही सब वो सीखेंगे। वो क्यों सीखेंगे अच्छी चीजें? तो बेसिकली आने वाली जनरेशन के लिए जो आपका सवाल है, मैं यही कहूंगा कि मैं सबसे ज्यादा फिक्रमंद उनके लिए हूँ, क्योंकि वही हमारे मुल्क का फ्यूचर है। और अगर आपका फ्यूचर ही मतलब आपकी डाउटफुल हो, तो फिर क्या आदमी बात करे उसके ऊपर। बट स्टिल मुझे जो पॉजिटिव साइड अगर आप जानना चाहें, तो मैं आपको बताऊं कि मुझे अंदर से कन्विक्शन है
کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے آج کل، یہ مطلب دس از مائی گٹ فیلنگ، ویری اسٹرانگ گٹ فیلنگ، کہ یہ ختم ہو جائے گا اور بہت جلدی تھنگز ول بی نارمل انشاءاللہ، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انڈو ہوں گی.